మన సభ్యులందరికీ నమస్కారం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ సాదేవ్ వర్మ. ఈపీఎఫ్ఓ వారు మే 14వ తారీఖున 12 గంటలకు దేశవ్యాప్తంగా ఎంప్లాయీస్ పెన్షన్ స్కీమ్ 1995 మీద మరియు హైయర్ పెన్షన్ విషయాల్లోనూ పెన్షనర్స్ అడిగే డౌట్ల మీద డైరెక్ట్గా ఈపీఎఫ్ఓ ఢిల్లీ ఆఫీసు నుండి అడిషనల్ సిపిఎఫ్సి శ్రీమతి అపరిజిత జగ్గి మేడం గారు మరియు శ్రీ అలోక్ యాదవ్ గారు లైవ్ టెలికాస్ట్లో క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చారు. అదేవిధంగా హైయర్ పెన్షన్ కోసం అప్లికేషన్ పెట్టుకున్న వారిలో అర్హులైన వారికి డిమాండ్ నోటీసులు లోకల్ పీఎఫ్ ఆఫీసుల నుండి వరుసగా పంపుతున్నారని, ఉద్యోగులకు పెన్షనర్స్కు అనుకూలంగా ఉంటేనే పీఎఫ్ ఆఫీసులో డబ్బులు చెల్లించవచ్చునని, లేకుంటే వారు విత్డ్రా అవ్వచ్చునని, దీనిలో బలవంతం ఏమీ లేదని వివరించారు. హైయర్ పెన్షన్ క్యాలిక్యులేషన్లు ప్రోరాటా బేసిస్లో 3 విధాలుగా లెక్కించబడుతుందని, 1 1995కు ముందు సర్వీస్కి ఒకలాగా, 2 1995 నుండి 2014 వరకు 12 నెలల యావరేజ్ శాలరీ మీద, 3 2014 అమెండ్మెంట్ అయిన తర్వాత 60 నెలల యావరేజ్ శాలరీ మీద హైయర్ పెన్షన్ లెక్కింపు చేయ విధానాలు మొదలైనవి వివరించడం జరిగింది. Pre-2014 retirees with will pro rata concept will be applied while calculating pension on higher wages. जी, वो मैंने आपको बताया था कि जो देखिए प्री 2014 वालों में तो प्रोरेटा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो 1/9 ये प्रोविजन ही 1/9/14 के बाद आया है. विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2014 प्रोरेटा एंड 5 ईयर एवरेज आया है. उससे पहले यानी कि अगस्त तक जो प्रोविजन था उसमें प्रोरेटा नहीं होता था, एवरेज 12 मंथ्स का होता था. तो जो लोग पुराने रिटायरी हैं, अगर उन्होंने अपने रिटायरमेंट से पहले ऑप्शन दिया था, कंट्रीब्यूशन हमारे पास आया था और वो लोग हायर पेंशन के लिए एलिजिबल हैं, तो जहां भी डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पेंशन 2014 से पहले की है, उनकी उस समय के नियम के हिसाब से ही पेंशन कैलकुलेट होगी, कोई प्रोरेटा नहीं लगेगा. लेकिन क्योंकि प्रोरेटा 1/9/14 से आ गया है, प्रोरेटा एंड 5 ईयर एवरेज, तो 1/9/14 से बाद जिसका भी डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पेंशन होगा, उन सबका नियम के अनुसार ही पेंशन कैलकुलेशन किया जाएगा. हमारे दर्शक लगातार हमसे जुड़ते जा रहे हैं. संख्या when the employee contribution is taken on higher wages, then why the pension calculation is being made on lower 5 years average formula, lower 5 years average formula, ऐसा है क्या? नहीं, ये थोड़ा सा समझने का वो है. जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो पेंशन योजना है वो एक कॉमन पूल, एक कॉमन फंड पर आधारित योजना है. तो सभी सदस्यों का जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो एक पूल में जा रहा है, उसी में से बेनिफिट दिए जा रहे हैं. इसका मतलब है हमें हर साल ये लेखा जोखा करना पड़ता है कि जो फंड है उसमें जो पैसा आ रहा है वो सफिशिएंट है या नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ जो आज रिटायर हो रहा है उसे पेंशन नहीं देनी. जिसने आज ज्वाइन किया है, जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल है, उसने एक दिन रिटायर होना है, फिर वो रिटायर होने के बाद भी लगातार पेंशन लेता रहेगा. तो हमारे किसी भी दिन को जितने भी एग्जिस्टिंग मेंबर्स होते हैं, हम प्रत्येक वर्ष एक एनुअल वैल्यूएशन कराते हैं. उसे एनुअल वैल्यूएशन ऑफ द फंड कहते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट ये कराती है क्योंकि स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की है. तो भारत सरकार इसके लिए एक वैल्यूअर को नियुक्त करती है जो सारा फंड का आकलन करता है कि कितना पैसा आ रहा है, उसमें हमें कितना इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, कितना हम लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं. तो जब वो ये आकलन करता है तो योजना में प्रावधान है कि इस आकलन के आधार पर केंद्रीय सरकार यदि चाहे तो किसी बेनिफिट को बढ़ा सकती है, किसी को कम कर सकती है, कंट्रीब्यूशन रेट को बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, और कितने टाइम के लिए कोई बेनिफिट दिया जाना है, ये सब चीजें कर सकती है. अब जैसा आप सब जानते हैं कि जो अर्निंग होती है, जो आप लोगों के खुद के भी इन्वेस्टमेंट हैं, उन पे अर्निंग कहाँ से आती है? जो इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर होता है. एक समय था जब 12-13% इंटरेस्ट रेट अर्न किया जाता था, आज वो 7-8% के आसपास ही रह गया है. तो चूंकि ये सब चीजें, ये परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए स्कीम में जो फॉर्मूला दिया है, जो गणना का फॉर्मूला दे रखा है कि पेंशन कैसे कैलकुलेट की जाएगी, वो भी समय समय पर हमें सुधारना पड़ता है. तो 2014 में जो सुधार लाए गए, जो मॉडिफिकेशन लाए गए स्कीम के अंदर, उन मॉडिफिकेशन में ही ये 2 चीजें आई थी. पहली
कि जो कैलकुलेशन है पेंशन की वो प्रोरेटा आधार पर होगी, और दूसरा कि 12 महीने की जगह हम 60 महीने का एवरेज लेंगे ताकि हमें एक सही एवरेज पेंशनेबल सैलरी मिल पाए। क्योंकि कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं, देखिए हमारे हर तरीके के सदस्य हैं, हमारे ऐसे भी सदस्य हैं जो जब शुरू में सशक्त होते हैं तब उनका वेतन अधिक होता है, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उनका वेतन कम होता जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए जब हम एवरेज लेते हैं तो वो जो आता है एवरेज वो ज्यादा सही निकलता है स्कीम के हिसाब से भी और सदस्यों के हिसाब से भी। तो ये 2014 में ये सारे मॉडिफिकेशन किए गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो जजमेंट, अपना जो उन्होंने निर्णय दिया उसमें उन्होंने इन्हीं सभी मॉडिफिकेशंस को अपहेल्ड किया था। उन्होंने कहा था कि हाँ, जो भी मॉडिफिकेशन हुए हैं वो केंद्रीय सरकार ने अपनी जो उनके पास लीगल जो राइट्स हैं उसके अंतर्गत किए हैं और ये सारे बिल्कुल सही हैं। तो हम आपसे बिना पूछे आपका हायर सैलरी पे कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड में नहीं डाल रहे। आपने भले ही हमें एप्लीकेशन दी है, तब भी हम आपको एक बार फिर से डिमांड लेटर देंगे कि आपको इतना पैसा जमा कराना है। उस समय आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि अच्छा क्या मेरे को इतना पैसा जमा कराना चाहिए जब भी मेरे को पेंशन इतनी मिल रही है, तो वो निर्णय आप कर सकते हैं। ये सबका अपना व्यक्तिगत निर्णय होगा, इसमें कोई नहीं कह सकता किसी दूसरे को कि क्या निर्णय सही रहेगा क्या निर्णय नहीं रहेगा, लेकिन कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। तो यदि आपको अपनी पेंशन की जो गणना है वो आपको लगता है कि जो आप पैसा दे रहे हैं उससे कम बन रही है या आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप इसका ऑप्शन ना लेने के लिए स्वतंत्र हैं। देखिए, एक एनसीपी पे एक सवाल था शुरू में जी। कि एनसीपी डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो मुझे लगता है कि सारे एनसीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस का जी। तो जैसे मान लीजिए कोई बीडी वर्कर है, विस्तार से सवाल आया कि सिंस सर्विस पीरियड इज 95 टू 2024, हायर पेंशन कैलकुलेशन विल यू टेक लास्ट 5 ईयर सैलरी एवरेज 19 से 24 तक का लेंगे या 95 से 24 तक का लेंगे, या आप दो पार्ट में लेंगे 95 से 2। मेरे ख्याल से इस तरह का एक्सप्लेनेशन हम पहले दे चुके हैं। फिर भी एक बार संक्षेप में जवाब दें। एक बार दोबारा बताती हूँ श्रीनिवास जी, एंड यू कैन स्पीक इन इंग्लिश आल्सो बिकॉज़ आई थिंक ही मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी, सो आई विल स्विच टू इंग्लिश। Mr. Srinivas, I hope you are there. The question that you have asked, that how pension will be calculated. So I think you might have given the higher pension application, but you must be receiving the pension on wage ceiling right now. So if you see your present PPO, you will find that the pension has been calculated in 2 parts. In fact, in 3 parts, because one part is prior to 1995, which we call past service benefit, then from 95 to 2014, and thereafter from 2014 onwards till date of exit. So already those who are getting pension on wage ceiling, they calculated on pro rata basis, that is in 2 parts from 95 to 2014 and separately from 2014 onwards. So the same way, pension on higher wages will also be calculated. So we will take 5-year average, but then for the period prior to 2014, we will compare it with the maximum wages that you were drawing during that period. Suppose it comes to 60,000 and at that point of time your maximum salary was only 55,000. So for that period, the pension will be calculated on 55,000, and for post 2014 period, it will be calculated on 60,000. So this pro rata is nothing new. If you will go through your existing PPO, it is already there. It's a part of the scheme, and that's how pension is being calculated. So I hope whenever you will receive the demand letter, you will just go through the pension calculation and you will compare and you will take a decision based on your health and other condition, your family condition. Whatever decision will be yours, that EPFO will accept. లెట్ us hope for the best. మరి యొక్క కొత్త సమాచార వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను.